गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल काल के बाद से पहले का काल यानी कि वैदिक काल, जो इतिहास का सबसे फंडामेंटल क्लास है। यानी कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो उसके लिए ये एक तरह से फंडामेंटल बेस है। और वो चाहे सीयूईटी हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो या अंडरस्टैंडिंग इंडिया यानी कि स्नातक के विद्यार्थियों के लिए। तो सबसे पहले वैदिक काल में आते हैं और एक सवाल पूछते हैं आपसे, और सवाल ये है कि क्या आर्य, जिनके बारे में काफी बहस चल रहा है, क्या आर्य बाहर से आए थे या वे भारतीय थे? आंसर आप लोग दे सकते हैं, मैं बोलना चाहते हैं। क्या आर्य बाहर से आए थे या भारतीय थे? अलग अलग कॉन्सेप्ट है, मतलब अलग अलग लोगों ने। आपका कॉन्सेप्ट क्या है? भारतीय नंदिनी और स्वाति का कहना है कि बाहर से, नेहा का कहना है कि भारतीय, प्रियांशु, अभय, प्रिया बाहर से थे। बाहर से, आप बाहर से, आप बाहर से। यहाँ पे 5 लोगों का मत है कि बाहर से आए थे। यानी कि 5 लोग जो हैं ये मैक्स मूलर को मानो, क्योंकि ये बाहर से आए थे, इसका कॉन्सेप्ट मैक्स मूलर ने दिया था। उसने ही दिया था कि सेंट्रल एशियन थ्योरी, यानी कि ये मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया। तो आज क्लास में पढ़ेंगे आर्य की उत्पत्ति, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल, समाज की अर्थव्यवस्था, राजनीति, धर्म, और यूपीएससी लेवल का जो एनालिसिस होता है उसको भी बीच बीच में आपको हम लोग कवर करें। तो सबसे पहले ये आर्य आए कहाँ से, कैसे आए, क्या हुआ, इसके बहुत सारे स्रोत मिलते हैं और इन्होंने ही वेद भी लिखे। वैदिक काल का जो स्रोत है वो सबसे पुराना स्रोत है ऋग्वेद, और ऋग्वेद लिखा गया है अनुमानतः 1500 बीसी से 1200 बीसी, यानी कि इसके आसपास का कालखंड है 1500 से 1200 ईसा पूर्व के आसपास का कालखंड है जहां ऋग्वेद की रचना की जाती है। और भारत के इतिहास का सबसे पुराना वेद या पुराना ग्रंथ इसे मिला। उसके बाद यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ के विधि बताए गए हैं, 1200 से 800 ईसा पूर्व का कालखंड इसका माना गया है। सामवेद, जिसमें संगीत और गीत की बात करी गई है, यह भी लगभग उसी कालखंड का है, यानी कि 1200 से 800 ईसा पूर्व के आसपास का। अथर्ववेद, जहां जादू है, टोना है, धनिया है, पुदीना है, अदरक है, लहसुन है, भूत है, प्रेत है, प्यार है, इश्क है, मोहब्बत है, चिकित्सा है, डॉक्टरी है, सब कुछ दिखाया गया तंत्र मंत्र के माध्यम से। फूक के से फेंक दिए तो स्वाहा। तो ये अथर्ववेद 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का कालखंड। ये 4 वेद हो गए। इन वेदों के अलावा भी वैदिक काल की हमको जानकारी मिलती है, जैसे बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक तो आपका ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है जो ऋग्वेद में के कालखंड का है। एक शतपथ है, तैत्तिरीय है जो यजुर्वेद के कालखंड का है, और एक पांचाली मसा है जो कि आपका सामवेद के कालखंड का है। तो ब्राह्मण वेद हो गए। आरण्यक भी मिले हैं। आरण्यक जो है ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद के बीच का पुल है, ब्रिज है। तो आपसे पूछेगा कि ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद का ब्रिज कौन सा है, किसे कहते हैं, सेतु किसको कहते हैं, पुल किसको कहते हैं, तो उसे कहते हैं अरण्यक को। क्योंकि अरण्यक में क्या होता था कि जंगल में जाकर अध्ययन किया जाता था। यहाँ पे ध्यान की बात होती है, संक्रमण की बात होती है, यहाँ पे शांति में पढ़ाई करने की बात होती है। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, कान में ठेपी लगा लेंगे, फुल साउंड में ढिचिंग ढिचिंग सैड सॉन्ग बजाएंगे, ऊपर पढ़ाई करेंगे। अरे भाई, तुम्हें पढ़ाई कैसे हो सकती है? अब सुख में भी पढ़ाई नहीं हो सकता है। पढ़ाई न दुख में हो सकता है, न सुख में हो सकता है। पढ़ाई शांति का चीज है।
रात में कभी कभी ऑनलाइन क्लास करते हैं तो देखते हैं कि पढ़ाई से बेसिक कान की ठेपी पे ध्यान दें। अब कान की ठेपी इसलिए लगाया जाता है कि मम्मी लोग सुन ना, लेकिन मास्टर साहब कहीं कंप्लेन तो नहीं कर रहे। एक प्रियांशु ही है जो मेरा दिल नहीं तोड़ता, बेचारा आंसर दे देता। खैर, अब है जो से गायब हो गए हैं। दर्द, गम, दुख, बेचारा घर में काम है, दर्द में रहता है। ट्रैक्टर ट्रैक्टर चला गया, धान कटा गया, अभी बरसात का दिन है, धान ला रहा था। आए? क्या वजह से? हाँ, काम हो गया। बेचारा 2 दिन से क्लास नहीं कर पा रहा था। मार्च के दिन में धान कब से लगा? जब मार्च में बरसात हो सकता है। अच्छा, छोटा सा मार्च में कितना कांड हुआ तुम समझ रही हो? वही तो। ईद हुआ, नौमी आ गया, होली हुआ, होली आ गया, सरहुल आ गया, ईरान अमेरिका में युद्ध हो गया, गैस का किल्लत हो गया, पेट्रोलियम का किल्लत हो गया, महंगाई बढ़ गया, जामू आ गया, आप लोग का एग्जाम शुरू हो गया, 12th का एग्जाम खत्म हो गया, 12th का कॉपी चेक हो गया, ठंडा खत्म हो गया, बरसात शुरू हो गया, गर्मी का एहसास हो गया, लेकिन मार्च खत्म नहीं हुआ। कितने लोग ट्यूशन से चले गए, कितने लोग ट्यूशन से में आ गए, लेकिन बरसात एक मार्च खत्म नहीं हुआ। कि मार्च जो है ना काफी हिस्टोरिकल है, अभी भी बचा हुआ है। आज देखिए शहीद दिवस भी है इसी मार्च में। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आज ही के दिन फांसी दी। 23 मार्च में अभी फांसी भी प्राइड था या दुख, थोड़ा सा मुश्किल है समझना। तो ब्राह्मण और उपनिषद का जो क्या बोलते हैं सेतु किसे कहा जाता है? अरण्यक। तो अरण्यक में होता क्या था कि अरण्य यानी कि जंगल में अध्ययन किया जाता था, ध्यान किया जाता था। उसके बाद आते हैं उपनिषद। उपनिषद क्या है? तो ये दर्शन है, फिलॉसफी, यानी कि इसी को हम लोग कहते हैं वेदांत। क्योंकि उपनिषद जो है बना हुआ है वेदा प्लस अंत से, जहां वेदों का अंत होता है उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद वेद का अंत, जय श्री। अब उपनिषद का अर्थ क्या आता है? शुद्ध हिंदी में पढ़े तो उप जोड़ नी जोड़ सर, यानी कि गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। आजकल लोग क्या करते हैं, फलाना के चक्कर में गुरु जी के छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब है कि गुरु जी से के पास बैठ, आप कितना भी स्मार्ट हो जाइए, यूट्यूब, गूगल, चैट जीपीटी, एआई आपको कहीं नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि गुरु वेद काल में भी थे और आने वाले अंत काल में भी रहेंगे। क्योंकि अगर ऐसा होता तो स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए जाते। क्योंकि चैट जीपीटी में आप या किसी भी एआई में क्वेश्चन पूछो, आप पूछोगे क्या, जवाब क्या देगा, आपको समझ में क्या आएगा, बड़ा कंफ्यूजन है। और वही चैट जीपीटी अगर गुरु जी पूछेंगे तो उनका आंसर अलग आता है। तो कहने का मतलब है कि भारत का वैदिक परंपरा ये बताता है कि ज्ञान प्राप्त करने का सबसे अच्छा माध्यम है कि गुरु के पास बैठो। अगर गुरु कुछ नहीं बोल रहा है तो आप उसे सिखाते। पहले गुरुकुल परंपरा इसीलिए होता था कि लोग टीचर के पास ही रह जाते थे जिंदगी भर, मैंने पढ़ाई काल में, जिंदगी का मतलब पढ़ाई काल में, घर जाने का तो मामला ही नहीं है। तो कहने का गुरु के साथ बैठ भी जाओगे और गुरु कुछ नहीं बोल रहा है तो तुमको ज्ञान मिलता है। क्योंकि जब तुम गुरु के पास रहोगे तो गुरु की जिम्मेवारी हो जाती है कि वो अपनी एक्टिविटी को इस हिसाब से करे जो सही है और आपको सीखने को मिले। हो सकता है कैसे गुरु जी भरे जाते होंगे तो पार्क में घूम लेते होंगे, लेकिन जब आप सामने रहेगा तो पार्क में नहीं घूमेगा। घूमेंगे तो पार्कों में दिखाएंगे कि देखो पानी में मछली रहता है। हाँ, पार्क में पानी रहता है। कहाँ पार्क कर रहे हो? पानी में तो पार्क रहता है। देख लो अम्बेडकर पार्क, पार्क है वो, नाम तो अम्बेडकर पार्क है। चढ़ा होगा। है तो उपनिषद समझ में आ गया। उपनिषद में बहुत सारे उपनिषद महत्वपूर्ण हैं, जैसे वृंदारण्य, हाँ? वृंदारण्य,
वृद्धारण्य एक हो गया, छंदोग्य। चंदोग्या हो गया, कथा हो गया, ईसा हो गया। ये सब ऊपर उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है। उपनिषद में क्या किस चीज का दर्शन मिलता है? तो पहले ब्रह्म की और दूसरा आत्मा की। तो उपनिषद में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, ब्रह्म और आत्मा। हालांकि उसमें आपको मोक्ष की जानकारी दी जाएगी और कर्म और पुनर्जन्म के बारे में बताया गया। उसमें दो महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सबसे बड़े महाकाव्य, सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य क्या है। तो एक महाकाव्य का है तत्वमसी। तत्वमसी वो गाना है ना, तुम ही हो वही, तत्वमसी। तो यहाँ पे है तुम वही हो, तुम ही हो नहीं, तुम वही हो। और दूसरा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म। ये दो महाकाव्य हैं जो एग्जाम में आपको बार बार रिपीट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। लेकिन अभी हम लोग पूछ रहे थे आर्य के बारे में आपसे, आपने बताया नहीं, तो पुनः हम आते हैं आर्य की तरफ वापस। तो इसको तीन कालखंड में बांटा गया है। एक कालखंड में ये कहा गया है, मैक्स मूलर ने कहा है कि ये मध्य एशियाई थे और उसने सेंट्रल एशियन थ्योरी थी। और एक कालखंड है भारतीय थ्योरी, इंडिजिनियस थ्योरी, जिसे स्वदेशी मत कहा जाता है। भारतीयों ने इसे कहा है कि भारत के थे। और आधुनिक मत जो है जिसको बैलेंस करता है। तो इसलिए ये कहना कठिन है और सत्य से परे है कि ये कैसे थे, क्योंकि कुछ भी चीजों को साबित करने के लिए यूपीएससी जैसे एग्जाम में, यूपीएससी से आप पूछिएगा तो एविडेंस मांगता है, एविडेंस बेस्ड क्वेश्चन आता है। आप वहां पे विदाउट एविडेंस के यूपीएससी का एग्जाम देके अगर आप सब्जेक्टिव दे रहे हैं तो एग्जाम नहीं निकाल सकते। तो एविडेंस मांगता है। एविडेंस क्या होगा? तो एविडेंस सबसे पहले होता है भाषा। तो अगर भाषा की बात कीजिएगा तो संस्कृत भी थी और इंडो यूरोपियन भी थी। तो यहाँ भी कंफ्यूजन है, संस्कृत थी तो भारतीय थी, इंडो यूरोपियन थी तो मध्य एशियाई थी। दूसरा है घोड़ा रथ का उल्लेख मिलता है, तो रथ तो भारत में मिलता है और घोड़ा भारत में नहीं भी मिलता है, घोड़ा तो रथ से भी आ गया। पुरातत्व तो आर्कियोलॉजी खुदाई जारी है। तो कहने का मतलब है कि इसका डिफिनेशन सर्च जारी है, इसीलिए कुछ भी कंफर्म नहीं रह सकते। ठीक है। कहने का मतलब है कि डिबेट अभी जारी है, इसीलिए आंसर जब भी लिखना है तो बैलेंस लिखना है। बैलेंस मतलब कि ये मध्य एशियाई भी थे ऐसा माना जाता है और भारतीय भी थे ऐसा माना जाता है। अब माना जाता है तो किसके अनुसार माना जाता है? बैलेंस करना है तो आपको तो तथ्य देना होगा ना। मैंने कहा कि यहाँ पे क्या एविडेंस बेस्ड होता है, तो कुछ एविडेंस देना होगा। तो उस एविडेंस में हम आते हैं। तो मैक्स मूलर कहता था कि ये मध्य एशियाई है, आर्य मध्य एशियाई थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक क्या कहते थे? ये कहते थे कि ये आर्कटिक क्षेत्र से आए हैं। लो एक और नया एंट्री हो गया। आर्कटिक कहाँ पे है देख लीजिए, दुनिया का ग्लोब का मैप उठाइए और देखिए कहाँ है। अच्छा वो आर्कटिक जी, ठंडा क्षेत्र। तो बाल गंगाधर क्योंकि आर्य गोरे थे ना, तो गोरे लोग हमेशा ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे मान चलिए किसी का जन्म हॉस्पिटल में हुआ है, जन्मे के टाइम वो अनहरिया हो गया तो लड़का करिया हो जाएगा। अब कहीं हाइड्रोजन वहीं पे खटाक मान गया तो गोर हो जाएगा। ये सब मस्ती के लिए था। तो बाल तिलक ने कहा कहाँ पे? आर्कटिक क्षेत्र से। ये एमसीक्यू में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा कि किसने आर्य को आर्कटिक क्षेत्र का बताया। तो बाल गंगाधर तिलक। लेकिन भाई ठंडा तो कश्मीर में ही पड़ता है, तो लक्ष्मी कला का है कि ठंडा आर्कटिक में थोड़े पड़े। आर्य जो है जम्मू कश्मीर से आए हैं।
ले लो। तो लक्ष्मी कला कहाँ से बोले? जम्मू जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से। लेकिन भाई अभी फिल्म में ट्विस्ट बाकी। हमारे यहाँ एक महान महापुरुष थे, नाम था दयानंद सरस्वती। वो कहे कि ठंडा तो तिब्बत में ही पड़ता है, तिब्बतियों से हम स्वेटर खरीदते थे, सब बुरे रहता था चौहान में। तो उन्होंने कहा कि आर्य तिब्बत से आए। अब यहां से ये तो आपको चार इतिहासकार या महान पुरुषों का कथन है, लेकिन बहुत सारे अभिलेख भी मिले हैं। जैसे एक मिला है अभिलेख जिसका नाम है बोगसकोई अभिलेख, और इसके ये अभिलेख तुर्की में मिला 1400 ईसा पूर्व। और इसमें क्या है कि इसमें वैदिक देवी देवताओं के नाम लिखे हुए हैं। भगवान इंद्र का भी नाम लिखा हुआ है, मित्र का भी नाम लिखा हुआ है, नास्ते का भी नाम लिखा हुआ है, वरुण का भी नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ भी ले लोटा हो गया है। पहले तो पूरा दुनिया हम ही लोग करा था। एग्जैक्टली सत्य यही है कि एक ही सत्य है, और वो सत्य है सनातन। उसके बाद ही कोई चीजें आई। तो जब सनातन ही सत्य है तो क्या भारत, क्या रसिया, क्या अमेरिका, क्या जापान, सब तो हमारा है। अरे हम लोग थोड़े से धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, दानी प्रवृत्ति के हैं, सहनशील हैं, दान में दे दिए उन लोगों को। खैर, जो चीज हम लोग दान में दे देते हैं उसके बारे में चर्चा करना भी सही नहीं समझते। अब वैदिक काल की बात की जाए तो ये तो तय हो गया कि आप कोई डंके के चोट में नहीं कह सकते हैं कि वो भारतीय थे कि विदेशी थे, क्योंकि इसमें डिबेट चल रहा है, कोई भी फैक्ट नहीं है। तो आपको जब भी आंसर लिखना होगा तो बैलेंस लिखना होगा। सब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में तो आप जो नाम बताए उसके साथ लिख सकता है कि मैक्स मुल्ला ने कहा कि मध्य एशियाई थे, बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आर्कटिक से थे, लक्ष्मी कल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर से थे, और दयानंद सरस्वती ने कहा कि तिब्बत। ये तो एमसीक्यू में आप लिख सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव आएगा तो आपको डिबेट चल रहा है, बैलेंस बना के लिखना है। ठीक है, अब आते हैं कि आर्यों का प्रारंभिक निवास कहाँ था। वैदिक आर्य जो थे इनका प्रारंभिक निवास कहाँ था? तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आर्य का अर्थ क्या है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी कि उच्च वर्ग, या जो सबसे सर्वोत्तम हो, या उसको हम लोग कुलीन वर्ग कर सकते हैं। श्रेष्ठ कर सकते हैं, उच्च वर्ग कर सकते हैं, कुलीन वर्ग कर सकते हैं, सर्वोत्तम कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो बेस्ट हो। इसीलिए ना गाना है ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, है ना। तो वैदिक आर्यों का प्रारंभिक निवास था सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश यानी कि सिंधु से लगी हुई 7 नदियों के आसपास के जो प्रदेश थे, जो 5 पंजाब में थे, एक सिंधु और एक सरस्वती, 7 हो गए। तो एक तो सिंधु हो गया, पंजाब में कौन था? तब वितस्ता था झेलम, जिसका आज नया नाम झेलम नदी है। अस्किनी, जिसका नाम चिनाब है आज। परसनी, जो रावी नदी जहाँ पे हड़प्पा मिला था। बिपाशा, जिसका वर्तमान नाम है ब्यास। तुतुली, सतलज नदी, और सरस्वती, ये 7 नदी हो गया। 7 नदी में 5 पंजाब, एक सिंधु और एक सरस्वती। अब जाहिर सी बात है कि आप जब देख रहे होंगे तो सिंधु या पंजाब का जो नदी है, सीधी नदी है, 6 नदी जो है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में आता है। तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक का कनेक्शन था। मान चलो कि हड़प्पा का कॉन्सेप्ट यहाँ भी आ गया। ये 7 नदी हड़प्पा के मैप को दिखा देते हैं, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो सब सिंधु कहां तक बने हुए थे? इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक। सोसाइटी कैसा था, समाज कैसा था? तो खैर, पहले तो हम लोग आते हैं वैदिक काल की बात करते हैं। तो वैदिक काल जो था वो 1500, यहाँ पे हम लोग थे ना, 1500 से कहां तक पहुंचा था? यहाँ 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। और ये 2 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था? एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो हो गया, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, सब सिंधु वाला, और उत्तर वैदिक काल गंगा वाला हो जाएगा। ये छोरा गंगा किनारे वाला, जब गंगा किनारे चला जाएगा तो उत्तर वैदिक काल में चला जाएगा।
कैसे अभी हम लोग आए। तो उत्तर वैदिक काल जो है 1600 ईसा पूर्व है, आर्य वैदिक काल जो है 1500 से 1000 1000 ईसा पूर्व है। तो उत्तर काल में कौन कौन सा वेद आया? अजुर्वेद आया, सामवेद आया, अथर्ववेद आया, ब्राह्मण ग्रंथ या वेद आया, अरण्यक आया और उपनिषद आया। यानी कि एक ऋग्वेद ही था जो जो वैदिक काल। वैदिक काल का था। उसके बाद सब उत्तर वैदिक हो गया। ठीक है। वेद किसे कहते हैं? सबसे पहले हम लोग वैदिक काल का था, वेद किसे कहते हैं पहले जानना चाहिए। वेद जो है विद शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है जानना। वेद का अर्थ क्या होता है? जानना, जो कि निकला है वेद शब्द से। वेद शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है जानना। भाषा, वैदिक भाषा क्या थी? संस्कृत थी। अन्य नाम क्या था इसका? अपौरुषेय नाम था। और संकलन क्या था? महर्षि वेद व्यास। वेद 4 है, पता चल गया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ है। सिर्फ भारत का नहीं, विश्व का, खास करके लिखित रूप से। लिखित रूप से प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन है पूरी दुनिया का? ऋग्वेद। फिर से साबित हो गया कि सनातन सबसे पुराने हैं। पाठकर्ता सबसे पहले इसको अध्ययन कौन किए थे? तो होत्रा या होत्री, महिला से या पुरुष से कंफ्यूजन है, नाम होत्रा था। इसमें कुल मंडल कितने हैं? 10। तो 10 मंडल हैं। और सबसे प्राचीनतम मंडल कौन सा है? दूसरा मंडल है। 2 मंडल है। 2 से 7 का मंडल जो सबसे प्राचीनतम है। 8 से 9 जो है मिश्रित मंडल है। और 1 से 10 जो है वो नया मंडल है। 1 और 10 1 और 10 नया मंडल, 2 से 7 प्राचीनतम मंडल और 8 और 9 मिश्रित मंडल। तो 10 मंडलों में विभक्त किया गया है। कुल सूक्त कितने हैं? 1028। कुल श्लोक कितने हैं? 10,552 श्लोक हैं। ये सब लिखने वाली चीजें हैं। इसका उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद है। बहुत सुंदर। तो सेकेंड मंडल में को लिखा है ऋषि व्यासमद ने। थर्ड मंडल को लिखा है ऋषि विश्वामित्र ने। फोर्थ मंडल को लिखा है ऋषि वामदेव ने। फिफ्थ मंडल को लिखा है ऋषि अत्रि ने। सिक्स्थ मंडल को लिखा है ऋषि भारद्वाज। 7 मंडल को ऋषि वशिष्ठ ने। और ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है ये किस मंत्र को समर्पित है? गायत्री मंत्र को। और नवा मंडल जो है ये सोम को समर्पित। सोम को समर्पित कौन सा मंडल है? 9वां मंडल। और 10वां मंडल नदी सूक्त है, उसमें जिसमें नदी की बात है। पुरुष सूक्त है यानी कि वर्ण व्यवस्था। और नासक क्रिया सूक्त है जो कि ब्राह्मण की उत्पत्ति की बात है। तो 10वें मंडल में ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, वर्ण व्यवस्था की बात है और नदी की बात। 7वां मंडल में जिक्र है 10 राजा युद्ध का, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे। 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था बीच में। यजुर्वेद की बात की जाए तो यहाँ यज्ञ के प्रार्थना की पुस्तक है। यज्ञ कैसे किया जाए, उसमें प्रार्थना कैसे की जाए, इसकी पुस्तक है। और सबसे पहले इसके पाठकर्ता थे अध्वर्यु। अध्वर्यु ने इसका सबसे पहले पाठन किया था। और उपवेद इसका है धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? प्रारंभिक विषय यज्ञ था, रीति रिवाज था और युद्ध था। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। यजुर्वेद को कितने भागों में बांटा गया है? कृष्ण यजुर्वेद वेद में लिखित है, कहानी में लिखित है, अंधकार को बताता है। और शुक्ल यजुर्वेद पद में लिखा हुआ है, कविता में लिखा हुआ है। और ये उदाहरण को बात करता है। कृष्ण पद होता है ना, तो ये यजुर्वेद का ही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आते हैं सामवेद की। तो सामवेद जो है ऋग्वेद का संगीतमय रूप है। ऋग्वेद का ही वो संगीतमय रूप है। और पाठ करता है उद्गाता या उद्गात्री। और भारतीय संगीत का जननी से कहा जाता है। जैसे प्रियांशु जब गाता है रात में मधुर आवाज में, तो कल रात में नहीं, कल नहीं, परसों रात में जब प्रियांशु गाने लगा, रात में नहीं क्या सब लोग संग याद होगा,
परशुराम जब प्रियांशु गाने लगा तो पूरे शहर में तूफान के साथ बारिश हो गई, तेज हवाएं चलने लगी, झमाझम बारिश होने लगी, मौसम गर्म तक ठंडा हो गया। तो ये सब लाइट तो नहीं है, लाइटों नहीं, तो ये सब सामवेद से लिया हुआ है। और इससे पहली बार 7 सुरों का वर्णन किया गया है। सारे गामा पादा नी सा। अरे सारे का पाधा नहीं है साथ। लेकिन ये सही नहीं था, और हमारे पास एक संगीतज्ञ है, इन्होंने क्रॉस भी नहीं किया। साम वेद में जो जिक्र किया गया है वो ऐसे है, सा रे गा मा प धा नी, बस इतना ही। हाँ तो इतना साथ हो तो यार गलत है क्या? नहीं, सा रे गा मा प धा नी, इतना ही रहेगा। फिर से सा आ जाता है तो सुर वाला सुर आ जाता है, फिर से सारे गामा पा धा नी सा जो होता है ना, तो नी के बाद फिर से सुर होता है, क्योंकि इससे सा 8वां हो जाता है, साथ ही सुर का जिक्र मिलता है सा। हालांकि हमारे साथ एक बड़े सिंगर हैं, तो बाहर हमारे साथ क्या कर रहे थे? तो मेरा छोटा भाई हो, साथ नहीं हो, और अपनी कला को छुपाना क्यों है? नहीं, कहाँ से पा रहा है? गाओगे क्या? नहीं सर। सर इसका उपवेद है गंधर्व वेद, और इसमें भूकंप और अकाल का पहला लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। तो भूकंप और अकाल का पहला लिखित साक्ष्य किस वेद में प्राप्त होता है? सामवेद में। इसके बाद आता है अथर्ववेद, और इसके पाठ करता थे अथर्वांगा और अथर्वा ऋषि और अंग ऋषि, जिनको अथर्वांगा के नाम से जाना जाता है या ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। इसमें तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन, इन सबको के बारे में बताया गया है। और इसी में पहली बार मैंने धनिया पुदीना कहा तो आप लोगों को लग रहा कि सर जादू टोना तो ठीक है, सर धनिया पुदीना कहा है। तो पहला बार स्वयंवर का जिक्र इसी में मिलता है। वर के लिए चयन स्वयं करना है, वर का चयन स्वयं करना है, चाहे उसके लिए दुनिया को छोड़ देना है। माई बाप, शिक्षक, भाई बहन, अध्ययन, पढ़ाई लिखाई, फ्यूचर सब छोड़ दो, स्वयं वर कर दो। जरूरी था, इसे बताया गया वो है। हाँ, हमारे वेदों में इसका जिक्र है भाई। हम लोग तो इनको है ही नहीं है, ये सब कर रहे हैं। तो इसका उपवेद का नाम है शिल्प। वह ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो ये गद्य में लिखित है, और इसका उद्देश्य है वेदों की व्याख्या करना। जैसे ऋग्वेद ऐतरेय, कौशिकी, सांख्य ऋग्वेद का वर्णन करता है ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद का ग्रंथ वर्णन करता है शतपथ और तैत्तिरीय, जो कि पहले ही मैंने बताया था। सामवेद करता है जैमिनीय, तांडव, खंडविश, और अथर्ववेद करता है गोपर। अरण्य कांड मैंने बताया ही, जंगल में अध्ययन करना। तो ऋग्वेद में जो लिखा गया है जंगलों में रहस्यवाद, ध्यान और ज्ञान, इन सब की बात होती है। कुल अरण्य कितने हैं? कुल अरण्य कितने हैं? कुल अरण्य की संख्या है 7, जो अभी नाम मैंने बताया भी था। तैत्तिरीय, कौशिकी, मैत्रायणी, बृहदारण्यक, ऐतरेय, जैमिनीय, छंदोग्य और तलवाकार, ये 7 अरण्य हैं। उपनिषद का अंतिम नाम है वेदांता, और उप मतलब समीप, नी मतलब निष्ठापूर्वक, और पद मतलब बैठना। सद मतलब बैठना। तो समीप, निष्ठापूर्वक बैठना। तो ये वेदों की दार्शनिक पुस्तक मानी जाती है, और कुल उपनिषद हैं 108। किसके अनुसार? मुक्तोपनिषद के अनुसार। मुक्तोपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। और सबसे महत्वपूर्ण
जो सरकारी कार्यालयों में लिखा हुआ दिखता है सत्यमेव जयते, तो ये भी उपनिषद के में ही वर्णित है। पैसे में भी हाँ पैसे हाँ, पैसा में भी लिखा हुआ था सत्यमेव जयते, सिक्का में। और कठोपनिषद जो है यम और नचिकेता का के व्याख्यान का चर्चा करता है। बहुत सारे उपनिषद हैं, जैसे ईश उपनिषद हो गया, केन उपनिषद हो गया, बृहदारण्यक हो गया, छंदोग्य हो गया, प्रश्न हो गया, मांडुक्य हो गया। तो कहने का मतलब है ये उपनिषद आपके हैं। 108 है, 108 का नाम लिखवाना यहाँ पे संभव नहीं है, बोलेगा तो लिखवा भी देंगे, कमेंट कर दीजिए। वैदिक समाज कैसा था? पुरुष प्रधान तो पितृ सत्तात्मक होता था, पुरुष प्रधान होता था। महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो महिलाओं की स्थिति बहुत शानदार जबरदस्त थी। अब हम लिखे हैं स्त्री, तो एक बच्चा आयरन लिख लिया है। अरे भाई, स्त्री मतलब महिला होता है, आयरन मतलब वो कपड़ा आयरन करने वाला, सुधार आते हैं। यही जो है महिलाओं का सम्मान, हमको लगा लोहा। यही तो है महिलाओं का सम्मान। बिल्कुल, इंदिरा गांधी को भी आयरन लेडी कहा जाता है, उनको सम्मान मैं सम्मान। भी कह रही है, यही तो है महिलाओं का सम्मान। तो स्त्रियों की स्थिति अच्छी कैसी थी? तो उनको शिक्षा का पूरा अधिकार दिया गया था, और सभा और समितियों में वो भाग भी लेती थी। बताइए, तो सबको आता था कि हम लोग लेडीज लोग आगे बढ़े। अगर अब बात की जाए यूपीएससी इनसाइड की, तो यहीं से डिवीजन का सिस्टम शुरू हुआ। लेकिन डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्या था? जाति नहीं था, कर्म क्या है? डिवीजन बेस्ड ऑन बर्थ, आपका कर्म के आधार पर बंटवारा। जन्म के आधार पे? जन्म के आधार पे नहीं हुआ, कर्म के आधार पर हुआ। अगर आप अच्छा काम करते हो, लड़की हो लड़का हो, डजंट मैटर। मोटे हो, गोरे हो, काले हो, छोटे हो, नाटे हो, कोई मैटर नहीं करता। आप ऐसे पकड़ के ऊपर का फर्श छू लेते हो या ऐसे उठक के छूते हो, इससे कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपका कर्म क्या छूते हो कि नहीं छूते। जो टारगेट है उसको अचीव करना मैटर करता है, आप उसको अचीव कैसे करते हो ये मैटर नहीं करता, क्योंकि फाइनली सबको रिजल्ट दिखता है। आप आईएएस बन गए तो आपके दुश्मन भी आपको बुके लेके वेलकम करते हुए मिले। इन्हें पूछेंगे कि सबसे पहले तो वही लोग, और सबसे ज्यादा फोटो खिंचवा के इंस्टा पे और स्टोरी में मेंशन वही करते हैं। लेके हो जाएगा ज्यादा। क्योंकि आज तक किसी भी जो आपका करीबी है उसकी मेहनत सामने नहीं आती, इतिहास गवाह है। विराट कोहली इतना अच्छा प्लेयर है ना, उसके गुरु का नाम कितना लोग जानते हैं? नहीं क्यों? रोहित शर्मा बहुत अच्छा प्लेयर है, उसके गुरु का नाम कितना लोग जानते हैं? लेकिन अब या फिर विराट कोहली, रोहित शर्मा या अन्य लोग जब जीतते हैं तो फोटो खिंचवाने साथ कौन जाता है? कभी उनके कोच को या टीचर को देखे फोटो खिंचवाते हुए? तो जब आपके अपने होंगे ना, उस जिंदगी भर आपके आपके पीछे से खड़ा रहेंगे, वो फोटो वाला में नहीं है। फोटो वाले में अक्सर वही आते हैं जो आपसे डरते हैं, और वो फोटो में तब आएंगे जब आप सक्सेस हो जाइए। तो कोशिश कीजिए कि जितने आपके जलने वाले हैं वो आपकी स्टोरी जरूर लगाएं, तभी आप सफल हैं। अगर आपकी स्टोरी आपके जलने वाले लगाते हैं तब आप समझो कि आप सफल हैं। बाथरूम में क्या? तो प्रियांशु से पूछोगे, टीचर हम हैं। तो महिलाओं की स्थिति बढ़िया थी। और इसी साइड में आपको बस ये जानना है कि वहां पे डिवीजन जो बेस्ट था वो वर्क था, डिवीजन बेस्ट ऑन वर्क था, न कि जन्म था। राजनीति की बात की जाए तो राजा था जो ट्राइबल का चीफ होता था, कि जन का मुखिया होता था। सभा और समिति दो होता था, इंस्टीट्यूशन दो संस्था होते थे, एक सभा और एक समिति। सभा क्या होता था? तो सभा जो बुजुर्ग या जो विशिष्ट लोग होते थे वो बैठ के डिसीजन करते थे, उसको सभा कहते थे। और जो कॉमन लोग बैठ सकते थे, जस्ट लाइक रिपब्लिक, गणराज्य, उसको हम लोग समिति कहते थे। तो इससे राय लेते ही राजा कुछ काम कर सकता था, यानी कि पता चलता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था वैदिक काल में थी। और यहाँ देखिए मैंने लिखा भी है कि डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स दिखते हैं। अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो पशुपालन, और पशुपालन में काउ को वैसे माना गया है कि गाय को सबसे महत्वपूर्ण पशु माना गया था।
पशुधन। हाँ, ये अलग बात है कि बाद में कृषि भी लोग कर लेते थे, लेकिन कृषि जो थी सेकेंडरी थी, पशुपालन प्राइमरी था वैदिक काल में। लेकिन ये कब, जब तक सब सिंधु में है, जैसे ही गंगा तरफ जाएंगे तो फिर मामला गड़बड़ाएगा, क्योंकि यहाँ पे खाई के पान बनारस, यहाँ पे जैसे पान बनारस में खाइएगा खुल जाता है बंद अकल का ताला। धर्म था तो धर्म नेचर वर्शिप था, प्रकृति की पूजा होती थी। जैसे युद्ध का देवता के रूप में इंद्र, फायर गॉड के रूप में अग्नि, और पानी के रूप में वरुण की पूजा। लेकिन यहाँ पे कोई भी आइडियल वर्शिप नहीं मिला है, कोई भी मूर्ति का प्रमाण नहीं मिला, और कोई भी टेम्पल नहीं मिला, यानी कि कोई भी मूर्ति नहीं मिला है, कोई भी मंदिर नहीं मिला है, कोई भी आइडियल वर्शिप नहीं। उसके बाद एंट्री होती है उत्तर वैदिक काल की, यानी कि गंगा वैदिक। यहां से ही सब कुछ बदल जाता है। जैसे यहाँ पे राजा था, वो पावरफुल कम था, क्योंकि उसके नीचे ये लोग थे, सभा और समिति। लेकिन यहाँ पे क्या है कि राजा सबसे शक्तिशाली, राजा सबसे ज्यादा पावरफुल है गंगा वैदिक। इसलिए की स्थिति गिर रही है, महिलाओं की स्थिति गिरी है उत्तर वैदिक काल में। वर्ण व्यवस्था अर्जित हो जाता है। यहाँ पे वर्ण जो है मैंने मेरा बेटा ब्राह्मण रहेगा, ये हो गया। सभा और समिति जो थी ये कमजोर पड़ गई। यहाँ पे टैक्स शुरू होता है। टैक्स में दो चीजें शुरू होती है, भाग प्रथा और एक बलि प्रथा। कि बलि क्या था, टैक्स था। बलि अगर पूछा जाएगा कि आप नहीं पढ़ रहे होगे तब बलि समझोगे कि वो काटने में, लेकिन बलि टैक्स था, जानवर कर था। अर्थव्यवस्था यहाँ बदल गई। यहाँ पे क्या था, पशुपालन प्राइमरी था, यहाँ पे कृषि प्राइमरी हो गया। क्यों? क्योंकि गंगा के किनारे जो है भूमि उपजाऊ थी, मिट्टी उपजाऊ थी। और छोरा गंगा किनारे वाला देखा कि यहाँ गेहूं और धान की खेती बड़ा बढ़िया होगा, तो गर्दा उड़ा कर रख दिया। उसके बाद रीति रिवाज बढ़ता गया। यहाँ पे रीति रिवाज जो है बहुत ज्यादा हो गया, रिलीजियस हम लोग हो गए। यज्ञ कर्मकांड का महत्व बढ़ा। और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है ये तीन चीजों को डिवाइड हो गया, आत्मा, ब्रह्म और मोह। यहाँ पे गोत्र का परंपरा शुरू हुआ, यानी कि किसी ऋषि के जो वंश थे, कुल थे, उनको गोत्र कहा गया। गोत्र में एक ही गोत्र में शादी निषिद्ध है। अगर एक ही गोत्र के लड़का और लड़की हैं तो उनकी शादी नहीं हो सकती। ये जो आजकल गंधर्व विवाह हो रहा है ना, और गंधर्व विवाह तो विवाह तो अच्छे से चल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे विवाह नहीं चलते हैं। तो कहीं ना कहीं साइंस भी मानता है कि एक ही गोत्र नहीं हो सकता है, एक ही डीएनए जेनेटिक नहीं हो सकता है हस्बैंड वाइफ का, एक ही जीवन नहीं तो गर्दा हो जाएगा, कहीं नहीं बनेगा दोनों। बच्चा जन्म लेगा ऐसे से रहेगा, ऐसे से रहेगा। कभी कभी तो एक ही मूल या कुल जो है, एक ही वंश से जो होगा उसे कहेंगे गोत्र। बहुत सारे गोत्र हैं, भारद्वाज गोत्र है, कश्यप गोत्र है, बहुत सारे ऋषियों के नाम पे गोत्र है। वशिष्ठ, आप लोग का कोई ना कोई गोत्र होगा। जन यानी कि ट्राइब, एक जन समूह को कहा जाता था। विश तो कई कुल यानी कि लोगों का जो समूह होता था, एक परिवार होता था, उसको कहा जाता था विश। और एक बड़ा राजनीतिक क्षेत्र को राष्ट्र या राज्य कहा जाता था। यज्ञ, धार्मिक कर्मकांड, सभा, बुजुर्गों की परिषद, और समिति, रिपब्लिक सिस्टम। चलिए अब आते हैं कुछ एमसीक्यू की तरफ, और आप लोग कितना पढ़े पिछले 1 घंटे में इसके बारे में लोग टेस्ट कर लेते हैं। पूछा जाए? चलिए तो शुरू करते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने शब्द हैं? कॉपी बन के लिए 228 सही जवाब है नेहा जी का। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बहुत सुंदर।
आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। बहुत सुंदर। ऋग्वेद मुख्यतः किससे संबंधित है? मंत्रों से। मंत्र। हाँ, स्तुति। हाँ, स्तुति मंत्र। अथर्ववेद में मुख्यतः क्या मिलता है? आयुर्वेद और ये जादू टोना तंत्र विद्या। जादू टोना धनिया पुदीना। तंत्र विद्या। वशीकरण। वेदों की भाषा क्या है? संस्कृत, वैदिक संस्कृत। ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित हैं? वेदों से। यज्ञ विधि से। उपनिषद किससे संबंधित है? दर्शन से। करेक्ट। सप्त सिंधु क्षेत्र किससे जुड़ा हुआ है? वैदिक सभ्यता से। ऋग वैदिक काल से। मतलब हमारे वैदिक। उत्तर वैदिक में यह। ऋग्वेद के देवताओं में सबसे प्रमुख कौन है? इंद्र देवता। बहुत सुंदर। ऋग्वैदिक समाज कैसा था? पितृसत्ता समाज। कुल का प्रमुख कौन होता था? कुलपति। अब भाई चांसलर तो कुलपति मत समझ लेना, नहीं तो कुछ मतलब वही ना जो कुछ भाई चांसलर कुलनाश तो हो गया। जैसे यहाँ हम लोग हैं। ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? अच्छी थी। उत्तम। सभा और समिति क्या थी? सभा और समिति तो संस्थाएं थी। प्रशासनिक संस्था। संस्था। प्रशासनिक संस्था। गोत्र का क्या अर्थ है? गोत्र का अर्थ एक ही वंश है, एक ही कुल। परिवार भी तो सब कुल। वर्ण व्यवस्था किस आधार पर थी? कर्म के आधार पर। शूद्रों की स्थिति ऋग्वैदिक काल में कैसी थी? क्या शब्द है ये? समान। सामान्य थी। सामान्य। समान। समान। हाँ। इक्वल। हाँ। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था, यहाँ पे देखो वर्ण व्यवस्था ना, हाँ। कोई दिक्कत नहीं था, दिक्कत इधर है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी? जन्म के आधार पर। कठोर। हाँ। धीरे-धीरे। विष का क्या अर्थ है? कई कुल। कई लोगों को समूह। जन समूह। सही है। जन का क्या अर्थ है? एक जन समूह। लोगों का समूह। जन का अर्थ है एक जनसमूह, जिसको कबीला के नाम से भी जानते हैं। लिख लो और नहीं लिख लो। ऋग्वैदिक राजा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है सम्राट, गोप, जनपति, राजन। राजन। राजन करेक्ट आंसर। क्योंकि 10 राजन युद्ध हुए। सभा का कार्य क्या था? निर्णय, प्रशासनिक निर्णय लेना। न्याय करना। समिति का कार्य क्या था? ये जनता की सभा थी, तो जनता के बारे में निर्णय लेना। बलि क्या थी? ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? पशुपालन। गो का क्या अर्थ है? गाय। गो का अर्थ यहाँ पे भूमि और धन दोनों है। सॉरी, भूमि नहीं, माफ कीजिए, गाय और धन। यहाँ पे हम कहीं दिखाया नहीं है, यहाँ देखो। तो गो का अर्थ होता है गाय और धन इस काल में। उत्तर वैदिक काल का प्रमुख पेशा? उत्तर वैदिक काल के लिए कृषि था। गुड। लोहे का उपयोग कब शुरू हुआ? उत्तर वैदिक काल में। वेरी गुड। ग्रामी कौन था? ग्राम का प्रमुख। सुंदर। निष्ठ क्या था? धन, आभूषण। आभूषण और मुद्रा को निष्ठ कहा जाता है। आभूषण और मुद्रा दोनों। इंद्र किसके देवता हैं? इंद्र युद्ध के। अग्नि का काम क्या है? देवताओं तक अर्पण पहुंचाना, जलाना नहीं। वरुण किससे जुड़े हैं? जल से, जल देवता से। ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? और ये प्राकृतिक पूजा। प्राकृतिक पूजा। मंदिरों का अस्तित्व था कि नहीं? नहीं था। यज्ञ का उद्देश्य थे? यज्ञ का उद्देश्य था पूजा। देवताओं को प्रसन्न करना। उपनिषद में मुख्य विचार? ब्रह्म, आत्मा, मोक्ष और ब्रह्म और आत्मा। मोक्ष का अर्थ क्या है? मुक्ति, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। कर्म सिद्धांत क्या कहता है? कर्म पे विश्वास होना चाहिए। कार्य का फल। रीत का अर्थ क्या है? रीत का अर्थ क्या है? परंपरा, रीति रिवाज। सत्य या नियम। दशराज युद्ध किस नदी किनारे हुआ? झेलम। रावी। हड़प्पा।
ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे पुराना है? ये सेकंड से 7 तक। 2 3 4 5 6 7। हाँ, पुरुष सूक्त किससे संबंधित है? इससे और 10वें मंडल से। वर्ण व्यवस्था। 10वां मंडल। उत्तर वैदिक काल में राज्य कैसे होते थे? छोटे बड़े समान समाप्त समान। बड़े होते थे। बड़े। राजसूय यज्ञ किसके लिए था? राजाओं के लिए। राजा के अभिषेक के लिए। राजा का जो नया राजा बना था ना, राजाभिषेक के लिए। हाँ। अश्वमेध यज्ञ किस लिए था? वीरता का प्रतीक था, साहस का। साम्राज्य विस्तार के लिए। सभा में कौन शामिल होते थे? सभा में जो बुजुर्ग थे, श्रेष्ठ वर्ग के लोग थे वो। समिति में कौन शामिल होते थे? ये नॉर्मल पीपल्स, मतलब आम लोग। जनपद शब्द का विकास कब हुआ? उत्तर वैदिक। वैदिक काल का अंत किसे माना जाता है? ये उपनिषद। महाजनपद। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। लेकिन सबर बनाए रखें। एक होमवर्क जो आपको देना बाकी रह गया है। इतना हंस क्यों रहे हैं आज? इतना एक्साइटेड क्यों है? आपको इस वीडियो के बाद 5 MCQ खुद से बनाकर कमेंट करने हैं और 150 शब्दों में एक आंसर लिखना है। क्या वैदिक काल लोकतांत्रिक था? यस, नो, योर चॉइस। 150 वर्ड में आपको लिखना है। थैंक यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और कमेंट करें 5 MCQ। बाय।